11 नवंबर 2020 रात तकरीबन 3 बजे लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद सर्विलांस टीम ने कॉल इंटरसेप्ट की, जिसमें एक शख्स एक महिला से बात करता हुआ सुनाई दे रहा था कि बाबा भाई ने फोन करवाया है, वो अभी तुम्हारे पास आएंगे। जैसे ही सर्विलांस टीम ने ये सुना वो हैरत में थे, क्योंकि कॉल पर जिस बाबा भाई की बात हो रही थी वो था दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा, जिसके सिर पर पुलिस ने 6 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, जिसकी तलाश पुलिस काफी लंबे वक्त से कर रही थी। मगर जैसे ही सर्विलांस टीम को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ये जानकारी अपने स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनोद क्लोडा और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को दी। दोनों ने ये जानकारी रात में ही दिल्ली के एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दी। दोनों एसीपी ने बिना देर किए इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को टीम के साथ इंटरसेप्ट करते हुए उस कॉल वाली लोकेशन पर जाने के लिए कहा। वैसे हाशिम बाबा एक ऐसा गैंगस्टर था जिसकी तलाश में पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, जिसको गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के यमुना पार के इलाके में कई टीमों ने कमांडोज तक के साथ रेड की थी। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि 11 नवंबर की सुबह करीब 5:45 पर हाशिम बाबा के घर को पुलिस ने घेर लिया था। बाहर हाशिम बाबा की बाइक खड़ी हुई थी। जैसे ही हाशिम बाबा उस घर से बाहर निकला और अपनी बाइक पर सवार हुआ, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, मगर हाशिम को तब तक भनक लग गई कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई है। उसने फौरन वहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हाशिम ने पुलिस पर तकरीबन 3 राउंड कहते हैं कि फायरिंग करी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी, मगर बीच में हाशिम की पत्नी जोया आ गई। पुलिस को फायरिंग रोकनी पड़ी। हाशिम के पैर में भी गोली लग चुकी थी। तब तक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से पुलिस को 9mm की पिस्टल और कुछ कारतूस भी मिले। वैसे इस कुख्यात गैंगस्टर की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। मगर अब आप सोचेंगे कि आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बना रहना होगा, क्योंकि हाल ही में इस गैंगस्टर ने एक बहुत बड़े कांड को अंजाम दिया है। तो चलिए अब आपको हाशिम बाबा की ये पूरी की पूरी कहानी, इसके क्राइम कुंडली क्या है, ये कैसे क्राइम की दुनिया में आया और इसने क्या किया है रिसेंटली और किस तरीके से पुलिस ने इसे पकड़ा, इस बारे में तफसील से बात करते हैं। वैसे दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा की जुर्म की दुनिया में एंट्री से लेकर गिरफ्तार होने तक की जो कहानी है वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पुलिस का कहना है कि हाशिम बाबा महज 8वीं क्लास तक पढ़ा है। उसके पिता जो है वो लेडीज चप्पल और पर्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। हाशिम बाबा ने 8वीं तक पढ़ाई करी और इसके बाद वो पिता के साथ काम धंधा करने लगा। वो दिल्ली के ही मुस्तफाबाद इलाके में सड़क किनारे लेडीज चप्पल और पर्स बेचता था, लेकिन उसकी जो संगत थी, जो उसका उठना बैठना था, वो गलत लोगों के साथ था और वो लड़ाई झगड़े में भी शामिल हो गया था। उसके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज होने लगे और फिर वो अपराध की दुनिया में धीरे धीरे मगर लगातार जुर्म की दुनिया में वो सक्रिय होता जा रहा था। इसी बीच उसकी दोस्ती कुख्यात नासिर और नादिर से हुई। फिर ये सब मिलकर अपना एक गैंग चलाने लगे। गैंग नासिर के नाम से मशहूर हुई, जिसमें हाशिम बाबा, राशिद केबल और इस तरीके के कई और कुख्यात बदमाश शामिल हो गए। इनकी दुश्मनी थी उस टाइम अकील मामा गैंग से, और दुश्मनी की वजह थी सट्टेबाजों से जबरन वसूली। इसके बाद यमुना पार के सट्टेबाज प्रोटेक्शन के लिए अकील मामा और नासिर गैंग को भी पैसा दिया करते थे। वर्चस्व को लेकर दोनों में इतनी तनातनी बढ़ती चली जा रही थी और फिर गैंग वॉर का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। दोनों ही गैंग के बदमाश एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारते रहे। इनकी दुश्मनी कुख्यात छेनू गैंग से भी हो गई। इन लोगों ने कड़कड़डूमा अदालत में कहते हैं कि छेनू पर गोलियां चलवाई। छेनू बुरी तरह उसमें घायल हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल पहले हाशिम बाबा और नासिर के बीच में झगड़ा हो गया था। इन दोनों के बीच में खूनी खेल इसके बाद शुरू हुआ। 2 से 3 साल के अंदर ये दोनों एक दूसरे के गैंग के कई लोगों को मार चुके हैं। झगड़े की वजह नासिर का राजनीति में मुकाम हासिल करने का सपना बताया जाता है। वहीं जो इसका साथी था, जो कभी इसका साथी हुआ करता था, फिर इसका जो दुश्मन बन गया था नासिर ने राजनीति में कदम रखने की शुरुआत की थी। तब कुछ लोगों ने हाशिम बाबा को भड़काया कि नासिर काम तुमसे करवाता है और अपना नाम फिर दुनिया के सामने गाता है। अब वो नेता बन जाएगा और तुम उसके लिए काम करते रह जाओगे, तुम उसके चमचे बन जाओगे। इसके बाद से ही नासिर और हाशिम के बीच में दूरियां जो हैं वो शुरू हो गई थी। गैंगवॉर भी हुआ। हाशिम बाबा का वैसे असली नाम आसिम है। दिल्ली के यमुना पार इलाके में सबसे पहले उसने गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया।
आसिम जो है वो संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता था। कहते हैं कि संजय दत्त का एक बहुत बड़ा फैन है। संजय दत्त स्टाइल में फोटो खिंचवाता और धीरे धीरे आसिम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम की तरह बड़ा डॉन बनने का सपना देखने लगा। इसके बाद यमुना पार में फैले नासिर गैंग में वो शामिल हो गया। व्यापारियों को डराना धमकाना, रंगदारी मांगना, पैसे ना देने पर गोली मार देना इस गैंग का धंधा बन चुका था। संजय दत्त के फैन इस गैंगस्टर ने बाबा नाम भी अपना इसी वजह से रखा था, क्योंकि संजय दत्त को संजू बाबा कहते हैं। फिर इसने दहलाने वाली स्टाइल में, मतलब लोगों को डराने वाले स्टाइल में गोली चलाने की आदतों की वजह से इसने जुर्म की दुनिया में इसे फिर हाशिम बाबा के नाम से जाना जाने लगा। गैंग के लीडर नासिर के जेल में जाने के बाद हाशिम बाबा गैंग की कमान संभालने लगा ये, और वो गैंग जिसे नासिर ने खड़ा किया उस गैंग पर इसने अब कब्जा कर लिया था, यानी कि अब हाशिम का उस पर पूरा तरीके से कब्जा हो चुका था। जेल से नासिर के बाहर आने के बाद जब नासिर को इसका एहसास हुआ तब दोनों के बीच गैंगवॉर शुरू हुई, जिसमें कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। दोनों के बीच होने वाले गैंगवॉर के सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया की हेडलाइन बनते रहे। दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते रहे, लिहाजा स्पेशल सेल ने पहले नासिर को लंबे चेस के बाद गिरफ्तार किया था, और फिर उसके बाद इसी टीम ने, जिसने नासिर को पकड़ा था, उसी टीम ने हाशिम बाबा को भी उसके घर के बाहर एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। हाशिम बाबा जिस इलाके में रहता है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कभी ये दिल्ली के चांदबाग इलाके में रहता है, कभी मुस्तफ़ाबाद में, कभी सीलमपुर में। इसकी लोकेशन पुलिस को मिलती थी, लेकिन पुलिस के कई किलोमीटर दूर पहुंचने से पहले ही ये हाशिम बाबा जो था उसको भनक मिल जाती थी कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, और वहां से वो फरार हो जाता था। हालांकि इसके पकड़े जाने के बाद पुलिस को उम्मीद थी कि यमुना पार में फैले क्राइम पर अब काफी हद तक रोक लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा क्या हुआ, इसने रिसेंटली ऐसे क्या कांड किया जिसके बाद से इसका नाम फिर से सुर्खियों में है। दरअसल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इस रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से वो गूंज उठा। अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि मर्डर करने पहुंचे शूटर्स का निशाना तो सटीक था, मगर उन्हें मारना किसे है, उन्हें किसका मर्डर करने के लिए भेजा गया, उन्हें यही नहीं पता था। जी हाँ, आपने सुना सही, वाकई उन शूटर्स को नहीं पता था कि मारना किसे है, बस ये पता था मारना। बहरहाल दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हाशिम बाबा ने अपने गैंग में ऐसे ही नाबालिगों की भर्ती कर रखी है जो उसके एक इशारे पर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। दरअसल दिल्ली में एक्टिव सभी गैंग अब इस नए पैटर्न को अपना रहे हैं, जिसमें नाबालिग लड़के मर्डर जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। बिश्नोई गैंग हो, भाऊ गैंग हो, इन सभी ने इस पैटर्न पर अपराध करते हैं ताकि पकड़े जाने पर अपराधी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ पाए। बिश्नोई गैंग हो, भाऊ गैंग हो, अब इसके बाद हाशिम बाबा गैंग ने भी ऐसे ही अपराध को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हाशिम बाबा के इन कम उम्र वाले अपराधियों, या यूं कहूं कि इनके इंटर्न शूटर्स ने गलत शख्स की जान ले ली। दिल्ली के नामचीन अस्पताल जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में ज्यादातर वो मरीज भर्ती थे जो पेट की बीमारी के शिकार थे। इनमें से भी ज्यादातर वो मरीज थे जो ऑपरेशन के बाद वार्ड में रिकवर हो रहे थे, और इसी वार्ड के एक बेड पर दिल्ली के ही खजूरी खास का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रियाजुद्दीन है वो भी भर्ती था। पेट में इन्फेक्शन के बाद ऑपरेशन हो चुका था, अब वो रिकवर कर रहा था। शायद अगले कुछ दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल भी जाती, मगर उस दिन शाम को अस्पताल में रियाजुद्दीन की देखभाल के लिए उसकी बहन तरन्नुम मौजूद थी। शाम करीब 4 बजे के आसपास डॉक्टर रियाजुद्दीन का बैंडेज बदल भी चुके थे। रियाजुद्दीन के पास अब भी उसकी जो बहन थी तरन्नुम और डॉक्टर मौजूद थे, और तभी ठीक उसी वक्त 4 लड़के जिनकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल के बीच होगी वो वार्ड में दाखिल होते हैं, इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, और फिर अचानक उनकी नजर रियाजुद्दीन के पेट पर बंधी पट्टी पर पड़ती है और बराबर में खड़ी एक महिला यानी तरन्नुम पे पड़ती है। अब वो तेजी से बेड की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो लोग पिस्टल निकालते हैं और बेड पर लेटे हुए रियाजुद्दीन को एक के बाद एक 5 गोली मारते हैं। इससे पहले कि वार्ड में कोई कुछ समझ पाता चारों तेजी से वापस निकल जाते हैं। दिल्ली के इतिहास में शायद ये पहली बार था जब शूटर्स ने किसी बड़े और नामी अस्पताल में घुसकर तमाम लोगों की मौजूदगी में यूं किसी को गोली मारी थी। अमूमन शूटआउट के बाद घायल को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, मगर यहां खुद अस्पताल के अंदर ही उस शख्स को गोली मारी गई थी। डॉक्टर बराबर में खड़े थे। गोली खाने वाला पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पे था, इसीलिए इलाज शुरू होने में भी कोई देर नहीं हुई। ना मुश्किल आई इलाज करने के लिए डॉक्टर को, लेकिन ये इलाज भी शुरू होते ही खत्म हो गया।
क्योंकि रियाज तब तक दम तोड़ चुका था। हालांकि इस शूटआउट को पूरी तरीके से अंजाम देने के बाद वो तो भाग गए थे और शूटआउट हो भी चुका था। अब पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। खुद पुलिस भी हैरान थी कि अस्पताल के अंदर इतने तमाम लोगों की मौजूदगी में इतना रिस्क उठाकर आखिर शूटरों ने रियाज को गोली क्यों मारी। रियाज है कौन? पुलिस को यकीन हो चला था कि रियाज पक्का कोई गैंगस्टर होगा और किसी गैंग से जुड़ा हुआ होगा और इसी गैंगवॉर ने उसकी जान ले ली। शुरुआत में पुलिस को लगा कि केस आसान है, चुटकी में सुलझ जाएगा, क्योंकि वार्ड में रियाज की तीमारदारी के लिए उसकी बहन तरन्नुम मौजूद थी और वो इस शूट आउट की एक चश्मदीद गवाह थी। लिहाजा पूछताछ का सिलसिला तरन्नुम से ही शुरू होता है, क्योंकि वो उस वक्त सबसे करीब अपने उस भाई के खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही तरन्नुम ने अपनी और अपने भाई की कहानी सुनाई, पुलिस दूसरी बार हैरान हुई। हैरानी की वजह रियाज का सच था। जिस रियाज को पुलिस कोई गैंगस्टर और उसकी मौत को गैंग वॉर का नतीजा समझ रही थी, वो रियाजुद्दीन तो दिल्ली का ही रहने वाला एक मामूली मजदूर था। कुछ वक्त पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, तब से वो सदमे में था। बाद में उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए और इसी वजह से उसके पेट में कुछ संक्रमण हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो बेचारा जेटीबी अस्पताल आया था। मगर ऑपरेशन के बाद अब वो ठीक भी हो रहा था। पुलिस अब तीसरी बार हैरान होने जा रही थी। इस बार हैरानी की वजह यह थी कि एक मामूली मजदूर को कोई इस तरह से अस्पताल में घुसकर आखिर क्यों गोली मारेगा। अब ये सवाल पुलिस के दिमाग में आ चुका था। इस आम से मजदूर से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि इस तरीके से लोगों के सामने आकर गोलियां मार दी गई। अब इसी लाइन पर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तब तक अलग अलग टीमें अस्पताल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में से कुछ चेहरों को पहचानने की कोशिश करती हैं, जिसमें से 4 चेहरे शक के घेरे में थे। उधर उसी वक्त पुलिस की एक टीम रियाज और उसके परिवार का सच भी खंगाल रही थी, पर हाथ उनके कुछ नहीं लग रहा था। इसके बाद रियाज का पास्ट और प्रेजेंट दोनों बिल्कुल क्लीन था। बहन तरन्नुम समेत घर वाले भी बार बार यही कह रहे थे कि उसका भाई ऐसा था ही नहीं जो कोई उससे दुश्मनी रखे। तो फिर आखिर शूटरों ने रियाज को क्यों निशाना बनाया? पुलिस तफ्तीश करती रही। तफ्तीश अभी भी जारी ही थी कि तभी एक ऐसी जानकारी पुलिस के हाथ लगी कि पुलिस अब चौथी बार हैरान होने जा रही थी। दरअसल रियाज की कुंडली खंगालने के बाद पुलिस को यह यकीन हो चला था कि रियाजुद्दीन जो है जैसे शख्स को मारने के लिए शूटर तो दिन दिहाड़े अस्पताल में घुसकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो एक मामूली मजदूर है, इसका तो कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो क्या टारगेट रियाज नहीं बल्कि कोई और था? अब पुलिस को ये पता चल रहा था, और अगर कोई और था तो फिर शूटरों ने अनजाने में बिना सोचे समझे उसे एक की बजाय 5-5 गोलियां क्यों मारी? अब पुलिस की तफ्तीश का रुख अस्पताल के बाहर के बजाय अस्पताल के अंदर की तरफ मुड़ चुका था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी, हर एंगल से जांच कर रही थी, चीजें पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने 14 जुलाई यानी रविवार को वार्ड नंबर 24 में भर्ती हर मरीज की कुंडली खंगालने का फैसला किया, लेकिन किसी भी मरीज का रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जिससे इस शूटआउट का कोई लिंक जुड़ सके। लिहाजा पुलिस ने 14 जुलाई की बजाय 12 और 13 जुलाई को वार्ड नंबर 24 में ही भर्ती उन मरीजों की कुंडली को खंगालने का फैसला किया जिन्हें 14 जुलाई से पहले या तो छुट्टी दे दी गई थी या फिर किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब यह तफ्तीश जो थी पुलिस के लिए काम कर गई। अब पुलिस 5वीं बार हैरान होने जा रही थी, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि वार्ड नंबर 24 के जिस बेड पर रियाज लेटा हुआ था, ठीक एक दिन पहले यानी कि 13 जुलाई को उसी बेड पर लगभग रियाज की उम्र का ही एक और मरीज लेटा हुआ था, जिसका नाम वसीम था। अब पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पता चला तफ्तीश के दौरान कि वसीम के पेट में गोली लगी थी। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड 24 में ही शिफ्ट किया गया था, लेकिन 13 जुलाई की शाम वसीम को वार्ड नंबर 24 से किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये जानकारी पुलिस के लिए बेहद खास थी, क्योंकि वसीम नाम के इस मरीज की जैसी ही कुंडली खंगाली गई, सारे सवालों के जवाब पुलिस के सामने एकदम आ चुके थे। दरअसल शूटर जो आए थे जिन्होंने रियाज को गोली मारी, उनके निशाने पर वसीम था, लेकिन सिर्फ इस वजह से रियाज मर गया क्योंकि एक दिन पहले वसीम को उस बेड से हटाकर दूसरे बेड पर शिफ्ट कर दिया गया था। 14 जुलाई की शाम 4 शूटर्स वार्ड नंबर 24 में वसीम को ही गोली मारने आए थे और ये सब कुछ गैंगवॉर का ही मामला था। पर एक सवाल का जवाब मिलना अभी भी बाकी था कि अगर शूटर वसीम को गोली मारने आए थे तो रियाज को क्यों गोली मारी। जाहिर है इस सवाल का जवाब गोली चलाने वाले शूटर या उन शूटरों के साथ ही मिल सकता था। सीसीटीवी कैमरों ने शूटआउट में शामिल 2 चेहरे बेनकाब कर दिए थे, लेकिन पुलिस की मदद से उनकी शिनाख्त भी हो गई थी।
इस पूरे शूट आउट में इनमें से एक एक का नाम, एक जो लड़के थे जिन्होंने शूट आउट किया उनमें से एक का नाम था फैज खान, जबकि दूसरे के फरहान। दोनों 20-21 साल के लड़के थे। हालांकि शूट आउट के वक्त ये वार्ड में मौजूद जरूर थे, पर रियाज पर गोली इनके बाकी 2 साथियों ने चलाई थी जो अभी हाथ आने बाकी हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद फैज और फरहान ने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसे सुनते ही पुलिस छठी बार हैरान होने जा रही थी। दरअसल अब यहां से लिंक आएगा हाशिम बाबा का। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के एक गैंग ने वसीम को मारने के लिए 4 नए लड़कों को हायर किया था। इन चारों से कहा गया है कि उनका टारगेट यानी वसीम दिल्ली के जेटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती है। चारों को वसीम को गोली मारने के बाद एग्जैक्ट रूट भी बताया गया था, पर जिस वसीम को इन चारों को गोली मारनी थी उनमें से कोई भी ना उसे जानता था और ना ही पहले कभी उससे मिला था और ना ही उनके पास कोई वसीम की तस्वीर थी। चारों को बस इतना कहा गया था कि वसीम एक मुस्लिम व्यक्ति है, उम्र 30 से 35 साल के बीच है, वार्ड नंबर 24 में भर्ती है, उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है और उसकी देखभाल के लिए उसकी एक महिला रिश्तेदार उसके पास मौजूद है। बस इसी जानकारी के साथ जो शूटर थे वो अस्पताल पहुंच जाते हैं अपने हाथ में तमंचे, बंदूक, पिस्तौल लेके। इस बात से बेखबर कि लगभग 24 घंटे पहले ही वसीम को वार्ड नंबर 24 से किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके बेड पर अब वसीम नहीं, रियाज नाम का एक लड़का रह रहा है, लेटा हुआ है, जिसकी हाल ही में जिसका ऑपरेशन हुआ है। बहरहाल इत्तेफाक से रियाज भी मुस्लिम था, उम्र भी वसीम के बराबर थी, पेट पर भी पट्टी बंधी हुई थी और तीमारदारी के लिए पास में बैठी बहन थी। बस यही सब देखकर शूटरों को लगा कि वसीम और फिर ये वसीम है और बिना सोचे समझे उन्होंने गोली चला दी, यानी एक गलत पहचान की वजह से एक बेकसूर और बेगुनाह शख्स मारा गया। अब सवाल ये कि वसीम कौन है? तो पुलिस ने जब वसीम की कुंडली खंगाली तो पता चला कि वसीम जो है इसके साथ ही दिल्ली के 2 और गैंग वॉर की एक नई कहानी भी पुलिस के सामने आई। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गैंग हैं, एक हाशिम बाबा गैंग और दूसरा नासिर छेनू गैंग। वसीम कभी हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता था, लेकिन बाद में कुछ अनबन हो गई, तब उसने नासिर छेनू गैंग का दामन थाम लिया। इस दौरान 2023 में जब वो तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद था, तब उसने हाशिम बाबा गैंग के 3 लड़कों पर ब्लेड से हमला कर दिया था और बस इसी के बाद से हाशिम बाबा गैंग वसीम से बदला लेना चाहते थे और इसी वजह से इसी साल अप्रैल में वसीम जमानत पर जेल से जब बाहर आ गया था और अभी जो जीटीबी अस्पताल में हुआ उसी का बदला लेने की वजह थी। खैर, जेल से बाहर आने की खबर हाशिम बाबा गैंग को भी लग गई थी। अब गैंग के वसीम के पीछे थे, गैंग जो थी वो वसीम के पीछे थी, हाशिम बाबा गैंग। और 13 जून की रात वेलकम एरिया में वसीम अपने 2 दोस्तों के साथ जब बाइक पर जा रहा था, तभी हाशिम बाबा गैंग ने उस पर हमला कर दिया। इस शूट आउट में वसीम को 4 गोलियां लगी थी, लेकिन वो फिर भी वहां से बचकर निकल भागा था। एक गोली पेट में लगी, बाद में इलाज के लिए उसके घर वाले जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाल दी गई थी, लेकिन वो अब भी अस्पताल में ही भर्ती था। हाशिम बाबा गैंग को उसके जिंदा बच निकलने की खबर लग गई थी। फिर उन्होंने ये भी पता चला था कि वो जीटीबी अस्पताल में भर्ती है और वो खतरे से बाहर है। गैंग ने उस वार्ड 24 का भी पता लगा लिया था जहां वसीम भर्ती था और इसी के बाद 14 जुलाई की शाम 4 शूटरों को वसीम को निपटाने के लिए भेजा गया। लेकिन अफसोस, वसीम के बेड पर तब रियाज लेटा हुआ था और उस वक्त वसीम को वहाँ से हटा चुके थे। रियाज वहाँ पे अपनी बहन के साथ था, बहन उसकी तीमारदारी कर रही थी। जो मौत इन लोगों ने वसीम के हिस्से में लिखी थी वो वसीम को तो मिली नहीं, लेकिन वो मौत रियाज को ज़रूर मिल गई। तो एक बेगुनाह, एक बेकसूर के हाशिम बाबा गैंग ने इस तरीके से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो ये कनेक्शन था इस पूरी कहानी का हाशिम बाबा गैंग से। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।